हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कानून का राज एंड अधिकारों का सम्मान या फिर आदर। इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। देखो जिम्बाब्वे को ना वाइट माइनॉरिटी रूल से आज़ादी कब मिली थी? 1980 में। तो यहाँ पर वाइट माइनॉरिटी रूल को समझो पहले। तो ये जो वाइट वर्ड है ये यूज़ किया गया है ब्रिटिशर्स के लिए। एंड माइनॉरिटी क्यों लगाया गया है? क्योंकि यहाँ पर जिम्बाब्वे में जो ब्रिटिशर्स थे वो 10 to 15% थे, इनकी संख्या कम थी। एंड रूल वर्ड इसलिए लगाया है क्योंकि इन्हीं ब्रिटिशर्स का जिम्बाब्वे पर क्या था? राज था, इनका रूल था। देखो अब हुआ क्या था, थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक टाइम ऐसा था जब टोबैको की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और टोबैको का कल्टीवेशन जो है वो जिम्बाब्वे में बहुत अच्छा होता था। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को कल्टीवेशन की नॉलेज थी, तो इनको पता चला कि जिम्बाब्वे में ना टोबैको का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स अपना बिजनेस चलाने के लिए वो जिम्बाब्वे आने लगे। धीरे धीरे काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर जिम्बाब्वे में टोबैको की कल्टीवेशन करने लगे। लेकिन जो ब्लैक पीपल थे वो यहाँ पर मतलब जो नेटिव पीपल थे जिम्बाब्वे के, उनके राइट्स छीने जा रहे थे। और वाइट्स जो है वो धीरे धीरे जिम्बाब्वे पर अपनी पकड़ मजबूत किए जा रहे थे। और वाइट्स का एक टाइम ऐसा टाइम आया कि जो वाइट पीपल थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उनका राज हो गया जिम्बाब्वे पर। ठीक है, किसका रूल हो गया? ब्रिटिशर्स का। अब ब्लैक पीपल ये चाहते थे, ब्लैक पीपल कौन हुए? जो जिम्बाब्वे के नेटिव पीपल हैं। ठीक है, उनको ब्लैक पीपल कहेंगे क्योंकि उस टाइम पर रेसिज्म बहुत चलता था वाइट एंड ब्लैक में। ठीक है, ये तो आपने 8th क्लास में पढ़ा भी है, 8th एंड 7th क्लास में। तो क्या था कि जो ब्लैक पीपल थे, जो नेटिव पीपल थे जिम्बाब्वे के, उन्होंने कहा वाइट्स को, भाई निकलो यहाँ से, क्योंकि तुम लोग मतलब हमारी इकोनॉमी को ख़राब कर रहे हो, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हो। ठीक है, अब वाइट्स के खिलाफ बहुत सारे मूवमेंट चला दिए लोगों ने, जिसमें से एक मेजर मूवमेंट चलाया इस पार्टी ने जिसका नाम है ज़ानू पीएफ। ठीक है, इसका जो पूरा फुल फॉर्म है दैट इज द जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन एंड पीएफ का मतलब है पैट्रियोटिक फ्रंट। राइट, अब सुनना थोड़ा सा, मैं स्टोरी जो आपको बता रही हूँ वो ध्यान से सुनना, फिर यहाँ से हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये जो पार्टी थी ना, इसके लीडर कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे। अब इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, फ्रीडम मूवमेंट चलाए, और बाद में हुआ क्या कि वाइट पीपल से इन्होंने आज़ादी ले ली और इनको अपने यहाँ से भगा दिया। ठीक है, हालांकि बहुत सारी वाइट्स के साथ इन्होंने बहुत सारे इन पर एट्रोसिटी भी की थी, बहुत सारा इन पर अत्याचार भी किया था, बट वो चीज़ हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ इतना जानेंगे कि जो वाइट पीपल थे उनका जिम्बाब्वे पर रूल था। लेकिन अब जो ब्लैक पीपल थे, जो जिम्बाब्वे के नेटिव पीपल थे, अब वो चाहते थे कि उन्हीं की सरकार बने, वाइट उन पर रूल ना करे। तो इसीलिए उनके अगेंस्ट बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए, जिसमें से एक बहुत बड़ी पार्टी थी ज़ानू पीएफ। और फ्रीडम दिलाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? ज़ानू पीएफ का। और ज़ानू पीएफ के जो लीडर थे वो थे रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? अब चलो, अब ये तो थी थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी। अब जिम्बाब्वे को क्या मिल जाती है? इंडिपेंडेंस मिल जाती है, इनको आज़ादी मिल जाती है। राइट, सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय ज़ानू पीएफ। अब जैसे ही इनको इंडिपेंडेंस मिलती है ना 1980 में, जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस के बाद एक ही पार्टी थी जो यहाँ पर रूल करती आ रही थी, ज़ानू पीएफ। ठीक है, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि इस पार्टी की वजह से भाई स्ट्रगल भी जो फ्रीडम थी वो भी आई थी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट करे थे अगेंस्ट वाइट पीपल। इसके जो लीडर थे, इस पार्टी के ज़ानू पीएफ के जो लीडर थे वो थे रॉबर्ट मुगाबे। ही रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। अब
1980 में इनको जैसे ही जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता मिली वाइट पीपल से, तो उसके बाद रूल किसका था? ज़ानू पीएफ पार्टी का। इसके जो लीडर थे वो कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे। तो रॉबर्ट मुगाबे जो इसके लीडर थे, उन्होंने जिम्बाब्वे की इंडिपेंडेंसी के बाद रूल किया था, और इनका रूलिंग पीरियड इतना बड़ा था कि इन्होंने 1987 से, मैं इनकी बात कर रही हूँ, रॉबर्ट मुगाबो की, ध्यान से सुनना, रॉबर्ट मुगाबो ने 1987 से 2017 तक रूल किया। लगभग 3 साल का टेन्योर रहा इनका। समझ रहे हो कितना लॉन्ग पीरियड? सिर्फ एक यही इंसान जो थे यही रूल करते आ रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है, सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय ज़ानू पीएफ, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबो रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। दैट मीन्स कि जब से इंडिपेंडेंस ली, सिर्फ एक यही जो पार्टी है यही रूल करती आ रही है, और इसके जो लीडर हैं वो रूल करते आ रहे हैं। ठीक है, और इनका रूलिंग पीरियड इतना बड़ा है कि इन्होंने 30 साल तक जिम्बाब्वे पर रूल किया, फ्रॉम 1987 टू 2017। और कमाल की बात यह है कि 2017 में भी ना इनको रिटायरमेंट देने के लिए फोर्स किया गया था, वरना ये रिटायरमेंट देना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये चाहते थे रॉबर्ट मुगाबो, चलो एक्स्ट्रा बात और बता देती हूँ मैं आपको, रॉबर्ट मुगाबो ये चाहते थे कि इनका नाम हमेशा बना रहे, तो इसीलिए ये चाहते थे कि इनकी वाइफ जो है इस सत्ता पर आए और फिर इनके बेटे आए। लेकिन ऐसा लोगों ने होने नहीं दिया, मिलिट्री कूप हो गया था उस टाइम पर, और जो इनके अपोजिशन पार्टी में थे वो फिर बाद में प्रेसिडेंट बन गए थे। लेकिन रॉबर्ट मुगाबो का देखो आप टाइम पीरियड कितना बड़ा है, इन्होंने कितना लंबा पीरियड तक यहाँ पर रूल किया है, 30 साल, मतलब सोचो आप। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली, ऑलवेज वन बाय ज़ानू पीएफ। देखो यहाँ पर टाइम टू टाइम जब भी इलेक्शंस का पीरियड आता था तो इलेक्शंस यहाँ पर होते थे, लेकिन हमेशा इलेक्शंस किसके द्वारा जीते जाते थे? सिर्फ एक पार्टी थी, ज़ानू पीएफ, इसी के द्वारा। मतलब इसके, हालांकि इसके अपोजिशन में और पार्टी भी होती थी, लेकिन यही पार्टी हमेशा जीतती थी। जो प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट मुगाबे, ही वॉज पॉपुलर, ये काफ़ी पॉपुलर थे रॉबर्ट मुगाबे, बट ऑल्सो यूज्ड मैनी अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। इन्होंने बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस के द्वारा इलेक्शंस में जीत हासिल की। किसने? रॉबर्ट मुगाबो ने। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। देखो इस लाइन को ध्यान से सुनना और आपको समझ में आएगा कि यही पॉलिटिक्स बाजी होती है, कि ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट, किसकी गवर्नमेंट? रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट। तो जो इनकी सरकार थी वो टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करती रहती थी, ताकि प्रेसिडेंट की पावर को क्या किया जा सके? इंक्रीज किया जा सके। अब देखो अगर प्रेसिडेंट की पावर इंक्रीज होगी और कानून में जब प्रेसिडेंट की पावर को ज़्यादा बना दिया जाएगा, ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, तो उससे होगा क्या कि प्रेसिडेंट अब लोगों के सामने लेस अकाउंटेबल होगा, मतलब लेस आंसरेबल होगा। जैसे कि सपोज करो, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, ये है कानून, ठीक है, और कानून के अंडर में सब लोग आते हैं, चाहे वो कॉमन पीपल हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, ठीक है। लेकिन जब कानून में ही सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में दे दी जाएगी, तो प्रेसिडेंट तो ये कहेगा ना कि मैं तो कानून को फॉलो कर रहा हूँ, कानून में मेरे लिए ये अधिकार लिखे हुए हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती? वही बात हो गई यहाँ पर। तो इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है कि मेक हिम लेस अकाउंटेबल, ठीक है, कि कानून में ऐसे चेंजेस ला दिए, ऐसे संविधान में चेंजेस ला दिए कि सारी की सारी जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में ला दी गई, तो प्रेसिडेंट तो अब लेस अकाउंटेबल होगा ही। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड, एंड ज़ानू पीएफ के अपोजिशन में जितनी पार्टीज होती थी उन वर्कर्स को, उनके सपोर्टर्स को ये पार्टी काफ़ी ज़्यादा हैरेस किया करती थी। बहुत सारे लोगों को इन्होंने एग्जीक्यूट भी किया था, एंड अपोजिशन पार्टी की कोई भी मीटिंग होती थी तो उसे डिसरप्ट कर दिया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड जो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन होते थे गवर्नमेंट के खिलाफ, उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया। अब देखो इन्होंने, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि रॉबर्ट मुगाबे जो है ये प्रेसिडेंट तो मतलब दूर की बात है, यहाँ पर डिक्टेटरशिप कर रहे थे,
इन्होंने तो यहाँ पर डिक्टेटरशिप चला दी थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी अगर पब्लिक प्रोटेस्ट करता था, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन करता था, तो उसके लिए इन्होंने इसे क्या कर दिया, इलीगल कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए। एंड इतना ही नहीं, एक ऐसा लॉ भी लाया गया ताकि प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज ना किया जा सके। एंड जो टेलीविज़न, रेडियो होते थे, इन पर किसका कंट्रोल था? गवर्नमेंट का कंट्रोल था। एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन, मतलब ये जो टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थे, ये हमेशा जो रूलिंग पार्टी होती थी, दैट वाज ज़ानू पीएफ पार्टी, हमेशा इसी के विजन, इसी के व्यू पॉइंट दिखाया करते थे, ना कि अपोजिशन पार्टी के, ताकि लोगों के माइंड पर ये इन्फ्लुएंस आए कि भाई रॉबर्ट मुगाबे से अच्छा प्रेसिडेंट तो कोई हो ही नहीं सकता। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, हालांकि कुछ न्यूज़पेपर जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, बट गवर्नमेंट हैरेस्ड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। अगर कोई भी न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखने की कोशिश भी करता था तो उस जर्नलिस्ट को बहुत ज़्यादा हैरेस किया जाता था। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट। देखो, अब गवर्नमेंट लोगों को इतना ज़्यादा अत्याचार करेगी तो कोर्ट क्या करेगा? जजमेंट पास करेगा गवर्नमेंट के खिलाफ। तो कोर्ट ने गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी सारी जजमेंट पास की और कहा कि लोगों पर ये अत्याचार करना बंद करो, वरना तुम लोगों को जेल में डाल देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऐसी थी, इन्होंने कोर्ट जजमेंट को ही इग्नोर करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट इन्होंने जो जजेस थे कोर्ट के, उनको भी प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, उनको भी दबाना शुरू कर दिया। बट एट लास्ट हुआ क्या कि 2017 में रॉबर्ट मुगाबे से उनकी प्रेसिडेंसी छीन ली गई, इनसे ज़बरदस्ती रिटायरमेंट दिलवाई गई थी। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। देखो, इस बात का क्या मतलब हुआ कि डेमोक्रेसी में ना जो रूलर्स होते हैं उनको हर बार लोगों के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। इस बात का क्या मतलब समझे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रूलर होगा उसको हर बार इलेक्शंस के थ्रू लोगों का अप्रूवल चाहिए जीतने के लिए। ठीक है, देखो, रूलर्स को अगर अपना टाइम पीरियड बढ़ाना है, अपनी सरकार जितानी है, तो उसको बार बार लोगों का अप्रूवल चाहिए होगा, और लोगों का अप्रूवल मिलेगा वोट के द्वारा। तभी तो इलेक्शंस होते हैं टाइम टू टाइम, और जनता जिसको चाहती है उसको जिता देती है। ठीक है, अब जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल हमने जब पढ़ा तो उससे हमें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि रूलर्स को लोगों की राय, लोगों का अप्रूवल चाहिए होता है हर बार। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, एंड पॉपुलर लीडर्स भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमने पॉपुलर गवर्नमेंट कौन सी देखी? ज़ानू पीएफ। अब ये जो गवर्नमेंट थी ये आज़ादी से पहले तो डेमोक्रेसी का नारा लगा रही थी, लेकिन जैसे ही सत्ता इसके हाथ में आती है तो ये गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक हो जाती है। ऐसे ही जो लीडर था रॉबर्ट मुगाबे भी कहता था कि अहिंसा नहीं होनी चाहिए, सभी लोगों को अपने राइट मिलने चाहिए। लेकिन बाद में क्या होता है? यही ऑटोक्रेसी ले आता है। पहले तो ये लोग डेमोक्रेसी का नारा लगाते थे, जैसे ही आज़ादी के बाद सत्ता इनके हाथ में आती है, सरकार इनकी जीत जाती है ना, ये ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं। तो इसीलिए चाहे लीडर और चाहे गवर्नमेंट कितनी भी पॉपुलर हो, उसको हर बार जनता का अप्रूवल चाहिए दोबारा जीतने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बीजेपी है, तो बीजेपी जो है कितनी पॉपुलर है। अब इसको नेक्स्ट टाइम जीतने के लिए ना इलेक्शंस लड़ना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा, और अगर लोग चाहेंगे तभी ये जीतेगी, वरना नहीं जीतेगी। राइट? और ऐसा इसीलिए है क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, और जो पॉपुलर लीडर्स हैं वो भी ऑटोक्रेसी ला सकते हैं। एंड ऑटोक्रेसी कैसे लाई जा सकती है? पॉपुलर गवर्नमेंट एंड पॉपुलर लीडर्स के द्वारा। जैसे कि अभी हमने जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल में देखा कि ज़ानू पीएफ के खिलाफ एंड प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी बोलता था तो उसको या तो एग्जीक्यूट कर दिया जाता था या उस पार्टी को ही इलीगल बोल दिया जाता था। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का अधिकार था, तो कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं थी। सो इसीलिए बार बार इलेक्शंस के थ्रू रूलर्स को रूल करने के लिए लोगों के अप्रूवल की ज़रूरत होती है।
इफ वी विश टू असेस अ डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन। अब देखो यहाँ पर हमने जो ये पहला पॉइंट देखा कि लोगों के अप्रूवल की जरूरत होती है, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, इतना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि दूसरा पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी मायने रखता है कि इलेक्शंस पर भी नज़र होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। जब अगर हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इलेक्शंस बिल्कुल फ्री एंड फेयर होने चाहिए। बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद क्या हुआ, ये सारी खबर लोगों के पास होनी चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि इलेक्शंस में ना तो किसी तरीके का फ्रॉड हुआ है, ना ही कोई मैल प्रैक्टिसेस टेक्निक्स का यूज़ किया गया। इसके अलावा देयर शुड बी अ सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन। इलेक्शन से पहले हर एक पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी का व्यू पॉइंट दिखाना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी का। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन। और स्टेट को हमेशा उसमें रहने वाले जो नागरिक है, जो सिटीजन्स है, उनके बेसिक राइट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियंस, टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक। अब जो नागरिक है, जो लोग है, जो सिटीजन्स हैं, उनके पास ये आज़ादी होनी चाहिए सोचने की, अपने ओपिनियन रखने की। और अगर उन लोगों को गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आ रहा तो उनके पास ये भी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो पब्लिकली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, एसोसिएशंस बना सके गवर्नमेंट के खिलाफ, अपोजिशन पार्टी बना सके, प्रोटेस्ट कर सके गवर्नमेंट के अगेंस्ट, टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस एंड किसी भी तरीके का पॉलिटिकल एक्शंस ले सके। ये सारे के सारे जो राइट्स है ना, ये लोगों के पास होने चाहिए और इन राइट्स की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए स्टेट के द्वारा। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून के सामने सब लोग इक्वल होने चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट लॉ। आई थिंक यही लिखा हुआ है, जुडिशरी। ओके, दैट ऑल्सो मीन्स लॉ। दैट मीन्स कि जुडिशरी जो है वो इन लोगों के राइट्स को प्रिजर्व करे। अगर लोगों के अपने ओपिनियन हैं, लोगों के अगर अपने कोई राय है, कोई प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं, पब्लिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो ये जो लोगों के राइट्स हैं ना, ये इनसे छीनने नहीं चाहिए। अगर ये राइट्स इनसे छिन गए तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक हो जाएगी और लीडर ऑटोक्रेसी करने लगेगा। ठीक है, whose orders are obeyed by everyone। तो जुडिशरी में जितने भी लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस बने हुए हैं, इन नियमों का लोगों को पालन करना चाहिए एंड इसके बदले जुडिशरी को भी लोगों के बेसिक राइट्स को प्रिजर्व रखना चाहिए। इसके बारे में हम चैप्टर 5 में डिटेल में जानेंगे। Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the elections। अगर गवर्नमेंट जीत जाते, कोई पार्टी अगर बन गई और उस पार्टी की अब रूलिंग पार्टी की अब गवर्नमेंट बन गई, तो इलेक्शन जीतने के बाद उस पार्टी के पास कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं? A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election। अगर कोई पार्टी इलेक्शन में जीत गई, अब उसकी सरकार बन गई, तो वो सरकार क्या हो गई? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सके, उसके ऊपर भी कुछ कंडीशंस लागू होती हैं। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इनफैक्ट जो लोगों के बेसिक राइट हैं उनको, उनका भी रिस्पेक्ट, उनका भी आदर सम्मान करना पड़ता है। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज गिवन टू द माइनॉरिटीज़। अगर माइनॉरिटीज़ को किसी भी तरीके की गारंटी दी गई है, किसी भी तरीके के सब स्पेशल अधिकार दिए गए हैं, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उन गारंटीज़ को पूरा करना चाहिए। Every major decision has to go through a series of consultation and every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the constitution and the law। That means कि जो भी मेजर डिसीजन लिए जाते हैं ना, ये मेजर डिसीजंस ना, जो भी ये मेजर डिसीजन लिए जाते हैं, ये मेजर डिसीजन काफ़ी कंसल्टेशन के बाद लिए जाते हैं। मतलब काफ़ी विचार विमर्श किया जाता है इन चीज़ों पर। एंड हर एक ऑफिसर के पास जो भी राइट्स होते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो सभी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा।
ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू द इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए तो आंसरेबल है ही है, इसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स को भी ये अकाउंटेबिलिटी रखती है, मतलब इसको जवाबदेही देनी पड़ती है लोगों को। देखो जैसे कि अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर, तो हम जब चाहे हम सरकार से जवाब मांग सकते हैं, तो सरकार हमें जवाब देगी क्योंकि सरकार हमारी तरफ क्या है, अकाउंटेबल है। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, हालांकि इसके बारे में हम चैप्टर 4 में काफ़ी डिटेल में जानेंगे। बोथ दीज एस्पेक्ट गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो आज जो हमने ये जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल पढ़ा, इससे हमें फोर्थ एंड फाइनल फीचर डेमोक्रेसी का समझ में आता है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, उसको दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। वो दायरे कौन निर्धारित करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दायरे बना रखे हैं, जो लिमिटेशंस बना रखे हैं, उस लिमिट में रहकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है। ये अपनी मन मर्जियां नहीं कर सकती। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लोगों के राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो ये फोर्थ पॉइंट है ये हमारा क्लियर होता है। यहाँ पर एक समरी डेफिनेशन दी गई है, इसको भी एक बार कर लेते हैं। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है ना, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ना जितना हमने पढ़ा है उसकी समरी करेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है ये हमने कर ली थी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रूलर्स होते हैं ना, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो हम लोगों ने जब ये डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ी थी, तब तो हमने ये पढ़ा था कि ये डेफिनेशन इनएडिक्वेट है जब तक हम इसके कीवर्ड्स को अच्छे से ना समझ लें। तो अब हमने सारे इसके कीवर्ड, सारे इसके टर्म अच्छे से समझ लिए, तो आई होप आपको अब ये डेफिनेशन एडिक्वेट लग रही होगी। थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल वी वर्कड आउट 4 फीचर्स। हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू 4 फीचर्स पढ़े थे, और ये जो चारों फीचर हैं ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अप्लाई होते हैं। अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है, जिसमें जो रूलर्स होते हैं ना, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, टेक ऑल मेजर डिसीजन। कि जो रूलर्स होते हैं, यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये जो डेफिनेशन है इसको साथ में रखो, अपनी ना बुक हमेशा ओपन करके रखा करो जब पढ़ो। तो ये देखो, ये जो यहाँ पर रूलर्स की बात हुई है ना, इसी के बारे में कहा गया है कि ये जो रूलर्स हैं ये लोगों द्वारा इलेक्टेड होने चाहिए। एंड नॉट ओनली दिस, इन्हीं रूलर्स के पास फाइनल डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। तो मेजर डिसीजन लेने की पावर किनके पास होनी चाहिए, रूलर्स के पास। और याद हो तो आपको हमने इसका पाकिस्तान का एग्जाम्पल पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि जनरल परवेज मुशर्रफ एंड जो आर्मी थी, मिलिट्री थी, उन्हीं के पास फाइनल डिसीजन लेने की पावर थी। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ एंड आर्मी ये लोगों ने नहीं नियुक्त किए थे। समझ में आई बात यहाँ पर? तो हमारा जो फर्स्ट फीचर है वो क्लियर होता है कि जो रूलर्स हैं वो लोगों द्वारा इलेक्टेड होने चाहिए, और जिन रूलर्स को लोगों ने इलेक्ट किया है उन्हीं के पास मेजर डिसीजन लेने की फाइनल पावर होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि फाइनल डिसीजन लेने की पावर उन लोगों के हाथ में नहीं थी जिनको लोग नियुक्त करते थे। तो इसीलिए वहां पर जो डेमोक्रेसी है वो फेल होती है, राइट। फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा, इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। तो इलेक्शंस ना लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि इलेक्शंस के द्वारा लोग नए रूलर्स को चूज कर सकें। जैसे कि सपोज करो जो करंट रूलिंग पार्टी है, अगर लोगों को ये पार्टी नहीं अच्छी लग रही और ये जो करंट गवर्नमेंट पार्टी है ये लोगों के लिए ढंग से काम नहीं कर रही, इनके हित के लिए काम नहीं कर रही, तो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन आएगा लोग इस पार्टी को हटाकर दूसरी पार्टी ला सकते हैं, तो दूसरी पार्टी को जिता सकते हैं। तो ये जो मौका है लोगों के पास ये आता है इलेक्शन से। लेकिन हमने चाइना एंड मैक्सिको में क्या देखा कि चाइना में तो एक ही पार्टी थी, तो लोगों के पास तो चॉइस थी ही नहीं। तो जब भी कोई कैंडिडेट जीतना था इसी पार्टी से जीतना था, दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरा मैक्सिको का हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर हमेशा एक ही पार्टी जीतती आई थी, राइट। तो इसीलिए लोगों के पास वहां पर भी चॉइस नहीं थी, क्योंकि अपोजिशन पार्टी को अगर लोग जिताना भी चाहते थे तो वो जीत नहीं पाती थी,
राइट क्योंकि रूलिंग पार्टी बहुत ही फ्रॉड किया करती थी, मैल प्रैक्टिसेस किया करती थी। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज इज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। अब इलेक्शंस में ये अपॉर्चुनिटी और चॉइस सभी लोगों के पास होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने जब सऊदी अरेबिया की बात की कि सऊदी अरेबिया में विमेन को अंटिल 2015 तक वोट देने का अधिकार नहीं था, तो वो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहलाती है। फिर हमने क्या देखा, हमने एस्टोनिया में देखा कि जो अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी पीपल थे, उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था और उनको वोटिंग राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती थी, तो वहाँ पर भी इक्वल बेसिस पर राइट नहीं थे, तो वहाँ पर भी ये जो फीचर है वो फेल होता है। राइट इसके अलावा फिर हमने फिजी का एग्जाम्पल पढ़ा था, फिजी कंट्री का। तो इन तीनों जगहों पर भी हमने क्या देखा था कि जो ये फीचर है, थर्ड फीचर, वो फेल होता है। क्यों? क्योंकि हमने डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर ये देखा था कि सभी लोगों के पास राइट होने चाहिए, इक्वल राइट होने चाहिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सब लोग वोट दे सकें, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। एंड यही फोर्थ फीचर हमने जिम्बाब्वे में देखा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि जो गवर्नमेंट है वो लिमिटेशन में काम करती है, साथ ही साथ बेसिक रूल्स को फॉलो करती है। और ये रूल्स, ये लिमिटेशंस किसके द्वारा बनाए जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के राइट को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये पॉइंट था ये क्लियर होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आपकी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, वाई डेमोक्रेसी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।